नमस्कार। आइए आज विधि शास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस की दुनिया में गहरा गोता लगाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून को देखने के, उसको समझने के कौन-कौन से अलग-अलग नजरिए या स्कूल हैं। तो आज का जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, व्हाट आर द वेरियस स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं। असल में ये सवाल ही हमें कानून की असली आत्मा तक ले जाता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं और एक एक करके इन सभी शाखाओं को बहुत ही सरल भाषा में, खासकर हिंदी माध्यम के साथियों के लिए गहराई से समझते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कानून की सबसे पुरानी जड़ों से। ये वो जमाना था जब ये माना जाता था कि कानून इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये किसी ऐसी शक्ति से आया है जो इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है नेचुरल स्कूल, जिसे हम प्राकृतिक शाखा भी कहते हैं। इस विचारधारा को मानने वालों का ये कहना था कि भाई कानून तो प्रकृति, हमारे तर्क और हमारी नैतिकता पर आधारित है। इसे एक शाश्वत अपरिवर्तनीय विधि का दर्जा दिया गया। अब ये भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा कानून जो हमेशा से है और जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। और उनका विश्वास था कि ये कानून किसी दैवीय शक्ति से ही हमें मिला है। और देखिए, ये कोई एक दो साल की बात नहीं है। इस विचारधारा का विकास हजारों सालों तक हुआ, प्राचीन ग्रीस और रोम के जमाने से लेकर 20वीं सदी तक। थॉमस एक्विनास और सेंट ऑगस्टीन जैसे बड़े बड़े विचारक इसके मुख्य समर्थक थे। उनका एक ही मूल मंत्र था, कोई भी कानून बनाया जाए वो प्राकृतिक न्याय के उसूलों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कानून को दो हिस्सों में बांटा, एक इटर्नल लॉ यानी शाश्वत विधि जो ईश्वर की देन है, और दूसरा मैन मेड लॉ यानी वो कानून जिसे कोई राजा या शासक बनाता है। और लोग दैवीय कानून को मानना अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते थे। अब इसके बाद एक ऐसा नजरिया आता है जो बिल्कुल ही अलग है। ये है हिस्टोरिकल स्कूल, यानी ऐतिहासिक शाखा। इस स्कूल का मानना है कि अरे भाई, कानून कोई बनाता नहीं है, कानून तो खोजा जाता है। ये तो समय के साथ साथ लोगों के रीति रिवाजों, उनकी परंपराओं और उनके एक सामूहिक आत्मा से अपने आप पैदा होता है, विकसित होता है। तो जाहिर है ये शाखा पूरी तरह से ऐतिहासिक अध्ययन पर ही अपना ध्यान लगाती है। सेविनी, मेन और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों का मानना था कि कानून सिर्फ दिमागी तर्क वितर्क से नहीं बन सकता, बल्कि उसे इतिहास की कसौटी पर कसना होगा। मतलब अगर आज के कानून को समझना है तो हमें उसके अतीत में, उसकी जड़ों में झांकना ही होगा। तो अब हम पुराने विचारों से आगे बढ़कर आधुनिक युग में आते हैं। ये वो दौर है जहां विचारकों ने कानून को एक व्यवस्थित, मानव निर्मित सिस्टम के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। और यहीं पर एंट्री होती है एनालिटिकल स्कूल की, यानी विश्लेषणात्मक शाखा की। इसे पॉजिटिव या इंपेरेटिव स्कूल भी कहते हैं। इसका आइडिया बड़ा सीधा और साफ है। कानून संप्रभु का आदेश है, माने कि जो भी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है, चाहे वो राजा हो या सरकार, उसने जो कह दिया, जो आदेश दे दिया, बस वही कानून है। इस स्कूल की नींव रखी थी जॉन ऑस्टिन ने, इसलिए इसे ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड में इतना पॉपुलर हुआ कि इसका एक नाम इंग्लिश स्कूल भी पड़ गया। ये शाखा इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि कानून कैसा होना चाहिए। नहीं, इसका फोकस बस इस पर है कि कानून कैसा है। इसका मुख्य काम है अधिकार, कर्तव्य, संपत्ति, इन जैसे कानूनी शब्दों का विश्लेषण करना, और ये कानून को इतिहास या नैतिकता से बिल्कुल अलग करके देखती है। चलिए 1 मिनट रुककर इन दो बड़े स्कूलों की सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, एक तरफ नेचुरल स्कूल है जो कहता है कि कानून का सोर्स नैतिकता और प्रकृति है। वहीं दूसरी तरफ एनालिटिकल स्कूल कहता है नहीं, कानून तो बस शासक का हुक्म है। एक कहता है कि कानून को कैसा होना चाहिए, एक आदर्श की बात करता है, तो दूसरा कहता है अरे छोड़ो ये सब, कानून अभी कैसा है बस उस पर फोकस करो। और जहां तक वैधता की बात है तो प्राकृतिक कानून की ताकत न्याय में है, जबकि विश्लेषणात्मक कानून की पूरी ताकत वो तो राज्य की शक्ति पर टिकी है ना जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, एनालिटिकल स्कूल के बाद दो और बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक विचारक आए, केल्सिन और हार्ट। इन्होंने कानून को एक अपने आप में पूरे सिस्टम के तौर पे देखने के आइडिया को और भी ज्यादा तराशा और भी विकसित किया। केल्सिन ने दी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसमें वो कानून को एक शुद्ध विज्ञान की तरह देखते हैं, जिसे सामाजिक और नैतिक बातों से पूरी तरह पाक साफ होना चाहिए। उनके लिए कानून किसी का आदेश नहीं है। वहीं दूसरी ओर हार्ट का रूल ऑफ रिकॉग्निशन कानून को दो तरह के नियमों का सिस्टम मानता है। कुछ नियम हमें बताते हैं कि क्या करना है, और कुछ नियम ये बताते हैं कि इन नियमों को बनाना या बदलना कैसे है। और इन सब को मान्यता एक बुनियादी पहचान के नियम से मिलती है।
हार्ट केल्सिन से एक और मामले में अलग थे। वो मानते थे कि कानून को नैतिकता से पूरी तरह काटा नहीं जा सकता और कानून मनवाने के लिए थोड़ा बहुत डर या दबाव भी जरूरी होता है। यहाँ तक सब समझ आ रहा है? अगर ये पूरी चर्चा दिलचस्प और आसान लग रही है तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। इस प्रस्तुति को एक लाइक दे दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के और भी विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। सच कहूं तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो अब तक हमने कानून के सिद्धांतों की यानी थ्योरी की बात की। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कानून समाज के अंदर रहकर असल में काम कैसे करता है। तो अब हम आ गए हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल पर, यानी समाजशास्त्रीय शाखा पर। ये शाखा कानून को सोशल इंजीनियरिंग का एक औजार मानती है। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या है? इसका सीधा सा लक्ष्य है समाज की तरक्की करना और समाज में जो अलग अलग लोगों के अलग अलग हित हैं उनके बीच एक संतुलन बनाना। तो इस स्कूल का अंतिम लक्ष्य है सामाजिक कल्याण और तरक्की। और ये कैसे होगा? ये लोगों पर कानून के असर का अध्ययन करके होगा। इहरिंग, इरलिच और रॉस्को पाउंड इसके सबसे बड़े नाम हैं। और इनमें भी रॉस्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग का आइडिया तो बहुत ही फेमस है। इसका मकसद है समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं को पूरा करके सुख को बढ़ाना। इस स्कूल का मानना है कि जब लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं तो अपराध अपने आप कम हो जाते हैं। अब एक और बिल्कुल प्रैक्टिकल नजरिए की बात करते हैं। यह है रियलिस्टिक स्कूल, यानी यथार्थवादी शाखा। इस स्कूल का मानना है कि अरे भाई, असली कानून वो नहीं जो किताबों में लिखा है। असली कानून तो वो है जो अदालतें असल में करती हैं। मतलब जजों के फैसले ही असली कानून हैं। ये विचारधारा खास तौर पर अमेरिका में पैदा हुई। जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स, लेवलिन और कार्डोजो जैसे महान न्यायाधीश इसके बड़े समर्थक थे। उनका मूल विचार यही था कि अगर कानून को समझना है तो ये देखो कि अदालतें उसे लागू कैसे कर रही हैं। ये शाखा इस बात पर बहुत ध्यान देती है कि जजों के फैसलों के पीछे कौन से मानवीय और सामाजिक कारण काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है आर्थिक सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि समाज में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसकी जड़ में पैसा है, यानी आर्थिक ढांचा है। इस नजरिए के हिसाब से कानून भी कोई अलग चीज नहीं है, वो तो आर्थिक ताकतों और अमीर गरीब के संघर्ष से बना एक औजार मात्र है। इस सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने उनका पूरा समर्थन किया। उनके अनुसार समाज में अपराध की सबसे बड़ी वजह है आर्थिक असमानता और गरीबी। और इसका समाधान क्या है? वो कहते थे साम्यवाद, जहां सारी संपत्ति का बराबर बंटवारा हो। उनका एक बहुत मशहूर नारा था, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार काम लो और हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार दो। उनका मानना था कि जब ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो ना राज्य की जरूरत पड़ेगी और ना ही कानून की। तो अब हम अपनी इस चर्चा की आखिरी शाखा पर पहुंच गए हैं। ये एक ऐसी शाखा है जो इन सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ समझने में हमारी मदद करती है। और ये है कंपैरेटिव स्कूल, यानी तुलनात्मक शाखा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये शाखा अलग अलग देशों के कानूनी सिस्टम्स की आपस में तुलना करने पर जोर देती है। हम ये देखते हैं कि उनके कानून में क्या अच्छा है, क्या बुरा है और इसका फायदा क्या है। फायदा सीधा सा है, हम दूसरों की अच्छाइयों से सीखकर अपने देश की कानूनी व्यवस्था को और भी बेहतर और कल्याणकारी बना सकते हैं। तो इन सभी शाखाओं को समझने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। सच तो यह है कि कानून को समझने का कोई एक सिंगल करेक्ट तरीका है ही नहीं। इन सभी विचारधाराओं को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तभी हमें कानून की पूरी और सच्ची तस्वीर नजर आती है। हर स्कूल हमें कानून का एक अलग, एक अनोखा और एक बहुत जरूरी पहलू दिखाता है और ये सब मिलकर ही हमें इस जटिल विषय की एक गहरी समझ देते हैं।